हेलो एवरीवन, आज हम करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नासा का जो एक आने वाला मिशन है उसका नाम है प्री फायर मिशन। और ये किसके बारे में है? चंद्रमा पर रेलवे के बारे में है, या धरती के एलिवेटर के बारे में है, या पोलर हीट के बारे में है, जो ध्रुवों पर जो हीट होती है उसके बारे में है, या वीनस ग्रह पे लैंडिंग के बारे में है। सो यह प्री फायर मिशन की एक हल्की सी झलक है और इसका जो मेन उद्देश्य है वो ध्रुवों में जो हीट इकट्ठा हो रही है उसके बारे में है। प्री फायर का फुल फॉर्म है पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। और ये रिसर्च करेगा अर्थ के पोल्स की और उसमें बताएगा कि कैसे उसकी आइस शीट मेल्ट हो रही है, कैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बहुत सी चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा। और इसका जो लॉन्च होगा वो रॉकेट लैब के द्वारा किया जाएगा। और ये एक क्यूब सेट है। क्यूब सेट का मतलब है कि ये बहुत छोटी छोटी सैटेलाइट से बना है। 2 या 3 सैटेलाइट्स टोटल इसमें होंगे और ये स्टडी करेगी आर्कटिक हीट की इमिशंस की। इसमें आर्कटिक में हीट का फैलाव कैसा है, कैसा उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, और दूसरी चीज कैसे वहां से हीट एटमॉस्फेयर और बाहरी आउटर एटमॉस्फेयर में जा रही है। तो इसको अध्ययन करने के लिए नासा प्री फायर मिशन को लॉन्च करेगा। यूएस और कौन सा ऐसा देश है जो हाइपरसोनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को डेवलप करेगा? वो है साउथ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और जापान। सो वो देश है हमारा जापान। अमेरिका और जापान साथ मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डेवलप करेंगे। और हाइपरसोनिक मिसाइल वो मिसाइल होती है जिनकी जो गति होती है वो 5 माक से ज़्यादा होती है। 1 माक 343 मीटर पर सेकंड होती है। तो उसी हिसाब से 5 माक की जो हमारी जो वैल्यू है वो 1715 मीटर पर सेकंड है। आप मान चलते हैं कि ये 1.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड से ज़्यादा की रफ्तार की होती है हाइपरसोनिक मिसाइल। इनफैक्ट 2.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। सोचिए 1 सेकंड में 3 से 4 किलोमीटर कोई मिसाइल अगर जा रही है तो वो एक हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम होगी। और उस मिसाइल को रोकने के लिए हम अमेरिका और जापान मिलकर उस डिफेंस सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसकी जो लागत है वो जापान के द्वारा 480 मिलियन USD लगेगी। और जैसा कि पता है कि जापान की जो भौगोलिक स्थिति है वो चाइना के पास में है, नॉर्थ कोरिया के पास में है। और दोनों देश एक एडवर्सरी के रूप में है, जो उनके विपक्ष के रूप में है। और वहाँ पे जियोपॉलिटिकल चैलेंज बहुत है, भौगोलिक चैलेंज बहुत ज़्यादा है, साउथ चाइना सी में तनाव बहुत ज़्यादा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जापान और यूएस ने हाइपरसोनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने की सोची है। और दोनों देश मिलके ग्लाइड फेज इंटरसेप्टर करेंगे। ग्लाइड फेज इंटरसेप्टर हमेशा याद रखना, ये सिर्फ हाइपरसोनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में ही काम आता है। और ये हमारा डेवलपमेंट 2030 तक होने की संभावना है। आइए जानते हैं कि कौन से देश हैं और कौन से उसके मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, जिसको इंटरसेप्शन सिस्टम बोलते हैं या फिर एयर डिफेंस सिस्टम भी बोलते हैं। भारत के पास S-400 ट्रिम्फ है जो कि रशिया से लिया गया है। बराक जो है भारत और इजराइल मिलकर बना रहा है एक साथ। समर DRDO ने बनाया है अपने। और प्रोजेक्ट कुशा भी अपना देश का है। और दुर्गा 2 एक लेजर डिवाइस है जो कि बहुत ही यूनिक और बहुत ही कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, बहुत ही एडवांस वर्जन है। इससे क्या होगा कि लेजर की मदद से हम आने वाली क्रूज मिसाइल को, बैलिस्टिक मिसाइल को और कुछ भी जैसे एयरक्राफ्ट हुए, जेट हुए, उनके हम सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं। उस तरह से अपने एरिया की रक्षा कर सकते हैं। अमेरिका के पास थार्ड है, उसका फुल फॉर्म है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम्स। चाइना ऑपरेट करता है HQ-9 और HQ-16। रशिया जैसा कि पता है S-400 ट्रिम्फ है जो कि बहुत ही एडवांस सिस्टम है, यानी कि दुनिया का सबसे अच्छे सिस्टम में से एक है। इनफैक्ट सबसे अच्छा सिस्टम इसी को माना जाता है। और इसके पास एक है इग्लायस। इग्लायस का एक और नाम है जो एक अलग श्रेणी में आता है, जिसको हम बोलते हैं V-SHORAD। V-SHORAD मतलब होता है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स। मीन्स अगर ये बहुत कम दूरी के क्षेत्र को सुरक्षित करता है, और जैसे कि 100 किलोमीटर हो गया, 150 किलोमीटर हो गया। S-400 और जो S-400 है उसकी बहुत ज़्यादा क्षमता है, शायद वो 400 किलोमीटर से भी ज़्यादा तक प्रोटेक्ट कर सकता है टेरिटरी को। अगर आप एयर डिफेंस अगर आप यहाँ समझ लीजिए इंस्टॉल करते हैं तो पूरे रेडियस में प्रोटेक्ट करता है। वो 400 किलोमीटर की रेडियस में प्रोटेक्ट करेगा। के पास हमारा इजराइल के पास आयरन डोम है और इसके पास आयरन बीम भी डेवलपमेंट में है। आयरन बीम बिल्कुल दुर्गा 2 की तरह काम करता है, कि लेजर डिवाइस है जो कि आने वाले दुश्मनों के जहाज़ों को, उनके क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करेगा। ईरान के पास बाबर 373 है जो कि एक मिसाइल इंटरसेप्शन डिफेंस सिस्टम है। सो प्लीज इसको याद रखें, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है। और हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा ऐसा इंडियन ब्रांड है स्कॉट रेड की T20 वर्ल्ड कप मेंस क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करेगा? अमूल है, पान बहार है, नंदिनी और कमला पसंद। तो ये हमारा ब्रांड है नंदिनी। नंदिनी एक मिल्क ब्रांड है और ये ऑपरेट किया जाता है कर्नाटका मिल्क फेडरेशन के द्वारा। जैसा कि हमारा अमूल ऑपरेट किया जाता है गुजरात में, उसी प्रकार से अमूल
भी स्पॉन्सर कर रहा है श्रीलंका मेंस क्रिकेट टीम को। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जैसा कि हमें पता है कि ये अमेरिका में और वेस्ट इंडीज में होगा। अमेरिका पहली बार किसी वर्ल्ड कप क्रिकेट को आयोजित कर रहा है और क्रिकेट जो है पहली बार ओलंपिक में शामिल किया जाएगा लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक्स में। बहुत बड़ा गर्व का विषय है क्योंकि ओलंपिक्स में क्रिकेट जाना मतलब बहुत सारे फैन बेस यहाँ पे आएंगे, बहुत सारे देश से और कनेक्ट होने का मौका मिलेगा। कौन सी ऑटोमेटिक कंपनी ने निर्णय लिया है कि वो 26,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष 2025-27 में? टाटा मोटर्स, टोयोटा इंडिया, फोर्ड मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो ये कंपनी हमारी है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा महिंद्रा जैसा कि पता है कि बहुत सारे व्हीकल्स बनाती है, ये डिफेंस सिस्टम में भी व्हीकल्स बनाती है। तो ये इन्वेस्ट करेगी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने में। जैसा कि इस समय चल रहा है, ये क्या करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स निकाल सके पर मिनट, पर डे, पर सेकेंड। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के नए मॉडल्स लॉन्च करेगी, लाइट व्हीकल्स के नए मॉडल लॉन्च करेगी इन पैसों से। भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल के प्रमोशन के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही है। उनमें से एक सबसे लेटेस्ट स्कीम है, उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम EMPS 2024। इसका उद्देश्य क्या है कि जो 2 व्हीलर गाड़ियां हैं, जो 3 व्हीलर गाड़ियां हैं, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे सकें। जैसे कि हम इलेक्ट्रिक ऑटो को बढ़ावा दे सकें, इलेक्ट्रिक टैक्सी को बढ़ावा दे सकें, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर को बढ़ा कर दे सकें, बाइक्स जो हैं वो सब इलेक्ट्रिक पावर्ड हों। इससे क्या होगा, एमिशंस कम होंगे। भारत सरकार ने लॉन्च किया है ई-अमृत, एक्सेलरेटेड ई मोबिलिटी रेवोल्यूशन फॉर इंडियाज ट्रांसपोर्टेशन। और ये एक पोर्टल है जो क्या करता है कि अवेयरनेस फैलाता है, सबको बताता है कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी भारत में काम कर रही है या फिर कैसे उनको बढ़ावा दिया जा सके, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचा जा सके। तो एक बार फिर से महिंद्रा और महिंद्रा 26,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी वित्तीय वर्ष 2025-27 में। हाल ही में किसको अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बार एसोसिएशन में? VK मेहता, RK बनर्जी, कपिल सिब्बल और सुनील चंद्रा को। तो ये हमारे कपिल सिब्बल हैं जो कि लॉयर रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में और कांग्रेस के भी पॉलिटिकल लीडर रह चुके हैं और एजुकेशन मिनिस्टर भी पहले रह चुके हैं। तो बार एसोसिएशन जो इंडिया का होता है, एक प्रोफेशनल बॉडी होती है जो वकीलों और लॉयर्स को प्रेजेंट करती है, उनको लीगल प्रैक्टिशनर्स को रिप्रेजेंट करती है। ये उनके हितों की रक्षा के लिए काम करती है, उनके प्रिविलेजेस की रक्षा के लिए काम करती है और लॉयर के हिताई के लिए काम करती है, उनके इंटरेस्ट के लिए काम करती है। ये कानूनी सलाह देती है और सहयोग देती है उन लोगों को जिनके पास अफोर्ड करने की क्षमता नहीं है। हम कुछ फैक्ट देखते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में। देखो, पहले सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम था हरिलाल JK सुंदास कानिया और HJ कानिया था। जस्टिस जो फातिमा बीबी थी वो पहली थी फीमेल जज थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको याद रखें। अन्ना चैंडी पहली फीमेल जज थी केरला हाई कोर्ट की। और कोलकाता हाई कोर्ट का जो न्याय क्षेत्र है वो अंडमान निकोबार आइलैंड में भी जाता है, यानी कि जो समस्याएं अगर मतलब जो सारे केसेस होते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स के, वो हाई कोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट देखता है। उसी प्रकार से लक्षद्वीप के जो सारे केसेस होते हैं वो केरला हाई कोर्ट देखता है। तो प्लीज इसको याद रखें, इंपॉर्टेंट है। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में कौन सा मेडल जीता है इन फेडरेशन कप 2024 में? ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और नन ऑफ दीज। तो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। अब ये फेडरेशन कप 2024 में जीता है। उन्होंने जेवलिन थ्रो में 82.27 मीटर की डिस्टेंस अचीव की थी। इसके पहले उन्होंने 88.36 मीटर की डिस्टेंस अचीव की थी जो कि दोहा डायमंड लीग था। और सबसे बेहतरीन उनका जो रिकॉर्ड था वो 89.94 मीटर था स्टॉकहोम डायमंड लीग में। तो ये रहा नीरज चोपड़ा का रिकॉर्ड और इन्होंने हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है फेडरेशन कप 2024 में। इंडोनेशिया देश ने हाल ही में लोगों को एक वोल्केनो के आसपास के एरियाओं से जल्दी से वहां से निकालने की शुरुआत कर दी है। और वो कौन सा ऐसा वोल्केनो है जहां से लोगों के आसपास से निष्कासित किया जा रहा है और वहां से हटाया जा रहा है ताकि उनको सुरक्षित रखा जा सके? माउंट ईबू, माउंट एतना, माउंट फूजी और माउंट लोवा। तो ये हमारा माउंट ईबू है। माउंट ईबू हल्माहेरा आइलैंड पे पाया जाता है जो कि इंडोनेशिया में है। और इंडोनेशिया में ये जो माउंट ईबू है इसने हाल ही में राख और जो बादल हैं वो 5 किलोमीटर हाइट तक थ्रो करने शुरू कर दिए हैं। इससे प्रतीत होता है कि इनको फिर से ये प्रज्वलित हो सकती है या फिर से सक्रिय हो सकती है ज्वालामुखी। तो लोगों की सुरक्षा के हित लिए वहां पे अथॉरिटीज ने उनको दूसरे स्थान पे विस्थापित करने की सोची है। इंडोनेशिया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर लोकेशन पे है। प्लीज याद रखें, रिंग ऑफ फायर लोकेशन पर जितने सारे देश आते हैं उनमें बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं, उनमें बहुत ज्यादा वोल्केनो इरप्ट होते हैं, बहुत ज्यादा ज्वालामुखी सक्रिय होते हैं। सो इंडोनेशिया वहां होने के कारण ये एक ऐसा देश है जहां पे सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं। और इसकी जो सबसे बड़ी ज्वालामुखी, जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है उसका नाम है माउंट मेरापी।
इसके साथ साथ इसमें केलुत और इजन ज्वालामुखी पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी हमारी पाई जाती है माउना लोवा है, जो कि हवाई में पाई जाती है। हवाई एक छोटा सा आइलैंड की तरह है और वहाँ पे सबसे बड़ी ज्वालामुखी पाई जाती है। तो एक बार फिर से माउंट ईबू इंडोनेशिया में सक्रिय होने की कगार पे है और वहाँ से लोगों के आसपास को निष्कासित किया जा रहा है, विस्थापित किया जा रहा है सुरक्षित जगहों पे। हाल ही में एक प्रदर्शन चल रहा है और हिंसा चल रही है। एक आर्किपेलागो है, आर्किपेलागो वो होता है जो कि जैसे एक आइलैंड्स होता है जिसमें एक सिंगल टेरिटरी होती है। आर्किपेलागो क्या होता है कि बहुत सारे आइलैंड्स आसपास होते हैं। मान लीजिए सब आइलैंड्स हैं, समुद्र में हैं, इनको अगर आप इकट्ठा कर देंगे, एक देश बना देंगे, तो उनको बोलते हैं ग्रुप ऑफ आर्किपेलागो और आर्किपेलागो कंट्री। इससे बहुत सारे एलिमेंट्स पास पास होते हैं। तो उसी प्रकार से एक न्यू कैलेडोनिया है जहाँ पे हिंसा और प्रोटेस्ट चल रहा है नए कानून के कारण। लेकिन ये जो देश है, जो ये आइलैंड है, ये किसी और के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि इसकी जो इतिहास रहा है वो कॉलोनियल हिस्ट्री रही है। मतलब इसको और देश की ये ओवरसीज टेरिटरी है। तो वो कौन सा देश है? यूके हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, यूएस हो गया, फ्रांस हो गया। तो ये हमारा है फ्रांस। ये फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी होती है। फ्रांस ने हाल ही में एक नियम लागू किया था कि जो यूरोपीय सिटीजन्स वहाँ जाके रह रहे हैं, अगर वो 10 साल रह रहे हैं तो उनको वोटिंग का अधिकार दे दिया गया है। लेकिन जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं, जो पहले से रह रहे हैं, जिनको हम बोलते हैं कनक्स बोलते हैं, उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया है। उसी विरोध के चलते यहाँ पे प्रदर्शन और हिंसा हो रही है। फ्रांस इस टेरिटरी को कंट्रोल करता है। नए रूल्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि 10 साल रहने वालों को वोटिंग का अधिकार देता है, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। वो फ्रांस से इंडिपेंडेंस चाहते हैं या फिर अपना खुद का ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी चाहते हैं। रूस ने हाल ही में एक नई परमाणु मिसाइल अपनी इंजेक्ट की है या फिर शामिल की है। उसका नाम क्या है? बुलावा, ट्रिम्फ, इग्लाजेड और रोस्ट्रम। तो ये मिसाइल बुलावा है। बुलावा एक सबमरीन लॉन्च्ड आईसीबीएम है। आईसीबीएम मतलब होता है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। मतलब ये कई कॉन्टिनेंट पर ट्रेवल कर सकती है। इनकी जो मारक क्षमता होती है वो 5000 किलोमीटर से ज़्यादा होती है। उनको हम आईसीबीएम बोलते हैं। और ये सबमरीन से है, मतलब ये पनडुब्बी से लॉन्च की जा सकती है। और इसकी रेंज जो पाई गई है वो 8300 किलोमीटर है। इसमें 10 MIRV होती हैं। MIRV का मतलब होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। आसान शब्दों में कहें तो ये मिसाइल के ऊपर स्थापित किए जाते हैं। 10 अलग अलग हिस्से होते हैं। अब ये 10 अलग अलग हिस्से अपने हिसाब से जाके अलग अलग 10 जगहों पे अटैक कर सकते हैं इंडिपेंडेंट रूप से। बस इसकी यही खासियत है। इंडिया के पास K4 SLBM है। SLBM का मतलब होता है सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। ये पनडुब्बी से लॉन्च की जाती है और इंडिया के पास इसका जो नाम है उसका है K4 है। R36M है जो 16000 किलोमीटर की रेंज वाली है। ये भी एक SLBM है जो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। ये रशिया ऑपरेट करता है। इसकी मारक क्षमता 16000 किलोमीटर है। उसी प्रकार से ट्राइडेंट 2 अमेरिका ऑपरेट करता है। उसकी जो मारक क्षमता है 7400 किलोमीटर। जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम हुआ था जिसमें से जियो स्पेशियल वर्ल्ड लीडरशिप अवार्ड दिया गया था। तो उसमें कौन से ऐसे स्पेस एजेंसी जिसको दिया गया था? इसरो को दिया गया कि NSIL को दिया गया है? जैसा कि हम जानते हैं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इन स्पेस हो गया और स्पेस किड्स इंडिया हो गया। तो ये दिया गया है इन स्पेस को। इन स्पेस का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ये 2020 में बनाया गया था। इसका मुख्यालय अहमदाबाद में है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि इसमें हम प्राइवेट प्लेयर्स, मतलब प्राइवेट कंपनियों को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी बनाएं भारत के स्पेस सेक्टर में, ताकि उनके विभिन्न सोल्यूशंस को सुना जा सके, उनके नए नए तरीकों को समझा जा सके, ताकि स्पेस से जटिल प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है। ज़्यादा भागीदारी होगी तो हमें ज़्यादा सोल्यूशंस मिलेंगे, ज़्यादा सोल्यूशंस मिलेंगे तो स्पेस हब इंडिया को बनाने में मदद मिलेगी। और इन स्पेस क्या करता है? एक्टिवली काम करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर्स में हिस्सेदारी ले सकें। हाल ही में हेपेटाइटिस एक बीमारी है जिसका फैलाव शुरू हो गया था। वो किस राज्य में है? तमिलनाडु में शुरू हुआ, आंध्र प्रदेश, केरला और तेलंगाना में। तो ये बीमारी अभी केरला में नोटिस की गई है। फोर्ब्स 2024 की रिपोर्ट के अनुसार कौन से ऐसे एथलीट हैं जो सबसे ज़्यादा पेड हैं, मतलब उनको सबसे ज़्यादा पैसा मिल रहा है, चाहे वो सैलरी से हो चाहे वो एडवर्टीजमेंट से हो, सब मिला के। तो इनके जो नाम दिए गए हैं लियोनेल मेसी, विराट कोहली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और महेंद्र सिंह धोनी। तो इनका जो लिस्ट है वो कुछ इस प्रकार से दी गई है। ये 1 2 3 4 रैंकिंग है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो टॉप पोजीशन पे है। 260 मिलियन USD इनको मिल रहा है। ये पुर्तगाल के हैं और ये फुटबॉल खेलते हैं, जैसा कि हमें पता है बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं। जॉन रहम
218 मिलियन यूएसडी इनका है। ये स्पेन के हैं और ये गोल्फ खेलते हैं। लियोनेल मेसी एक बार फिर से बहुत फेमस खिलाड़ी हैं। 135 मिलियन यूएसडी इनका है, अर्जेंटीना से हैं और ये फुटबॉल खेलते हैं। लेब्रॉन जेम्स अमेरिका के हैं और 128.2 मिलियन यूएसडी इनका जो है पैसा है, मतलब होता है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, जो अमेरिका में बहुत ही पॉपुलर है। ये बेसिकली बात कौन सा ऐसा देश है जिसने 10 साल के लिए ब्लू रेजिडेंसी वीजा लॉन्च किया है? कुवैत हो गया, ओमान हो गया, कतर हो गया और यूएई हो गया। तो ये देश हमारा है यूएई। ये वीजा उनके लिए डिजाइन किया गया है जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में काम किए हैं, पर्यावरण के सुरक्षा और उनकी सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में काम किए हैं और उन क्षेत्रों में काम किए हैं जैसे कि वो वायु की शुद्धता हो गई, ग्रीन इनिशिएटिव हो गया। तो ये उन लोगों को दुबई वीजा देगा। इसके पहले दुबई ने लॉन्च किया गया था गेमिंग वीज़ा, जिसमें ये हुआ था कि जितने अच्छे गेमर हैं, जो अच्छे एक गिवन जो एक उसमें कई सारे एरियाज दे गए थे, जो आर्ट एंड कल्चर बहुत सारी चीज़ों में जो काम कर रहे हैं, जो गेमिंग इंडस्ट्री से बहुत ही गहराई से जुड़े हुए हैं, उनको दुबई वीज़ा देगा। इससे क्या होगा कि वो दुबई को ग्लोबल गेमिंग हब बनाना चाह रहे हैं और इसमें बहुत सारे टैलेंटेड इंडिविजुअल्स जब आएंगे और दुबई में जब गेम्स बनाएंगे तो दुबई से वहाँ बेचेंगे और उससे ये होगा कि दुबई की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी होगी। तो ऐसा माना जा रहा है कि इन गेमिंग वीजा से दुबई की जो जीडीपी है वो 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा बढ़ जाएगी। जितनी है उसमें 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर और जुड़ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा मूव है जिसमें हम क्रिएटर्स को, कंटेंट क्रिएटर्स को बना रहे हैं और उसमें वीजा दे रहे हैं। उनके क्रिएशन से उनकी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। उसी प्रकार से इन्वायरमेंटल वीजा दुबई ने जारी किया है। यूनाइटेड अरब इमारेट्स एक मिडिल ईस्ट की देश है। इसकी जो एक चीज कंफ्यूज मत होना, इसकी जो कैपिटल है वो है अबू धाबी और इसका जो सबसे बड़ा शहर है वो है हमारा दुबई। दुबई इसकी कैपिटल नहीं है, ये सबसे बड़ा इसका शहर है। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? 16, 17, 18, 19 मई को। तो ये मनाया जाता है हमारा 18 मई को। इसलिए मनाया जाता है इसलिए मनाया जाता है ताकि हम एड्स की वैक्सीन बनाने के लिए अवेयरनेस फैला सकें, ताकि इसकी वैक्सीन को जल्द ही डेवलप किया जा सके और उनका सम्मान किया जा सके। जो वॉलंटियर हैं, जो स्वास्थ्य के कर्मचारी हैं, जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको हम बढ़ावा दे सकें, उनको हम सम्मानित कर सकें। HIV एड्स का एक टेस्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम से पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। उसका नाम है एलिसा। इसका फुल फॉर्म क्या है कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो ऑब्जॉर्बेंट एसे। और HIV एड्स को टेस्ट करने का एक और तरीका है जो घर पे भी टेस्ट किया जा सकता है, उसका नाम है ओरा क्विकिन। ये एक होम HIV टेस्ट किट है। इसमें क्या होगा कि स्वैब को यूज करके हम तुरंत पता लगा सकते हैं कि HIV एड्स का संक्रमण है या नहीं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड इंडिया यूएस की जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुई है अफ्रीका के लिए, वो कहाँ पे की गई थी? नई दिल्ली, अहमदाबाद, लंदन और वाशिंगटन डीसी। तो ये आयोजित की गई थी वाशिंगटन डीसी में। इसमें भारत और अमेरिका मिलके डायलॉग आयोजित किए थे, जिसमें उन्होंने फोकस किया था कि कैसे हम साथ साथ मिलके अफ्रीका में ऑपरेशन को बढ़ा सकें, कोऑपरेशन को बढ़ा सकें। वो सारे क्षेत्र थे, सुरक्षा के क्षेत्र थे, व्यापार के क्षेत्र थे और सरकार एक अच्छी गवर्नेंस के क्षेत्र थे। इनका उद्देश्य था कि हम अफ्रीका में पीस कैसे लाएं, शांति कैसे लाएं, जिससे कि पता है कि अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं जो कि अभी उग्रवादियों से जूझ रहे हैं, बहुत सारे हमलों से जूझ रहे हैं। तो ये उसी पे आधारित सेकेंड यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक डायलॉग था और ये वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया था। इंडिया ने जब G20 समिट आयोजित की गई थी तो उन्होंने यूरोपियन यूनियन जैसे होते हैं उसी प्रकार से अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर बना दिया था और यह दिखाता है कि इंडिया अफ्रीका के लिए कितना ज़्यादा समर्पित है। तो ये रहे हमारे आज के करंट अफेयर्स। हम आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख सकते हैं और इस क्वेश्चन की चर्चा हम कल करेंगे। ग्रीन ऑस्कर अवार्ड किसको दिया गया है? आलोक शुक्ला को, पूर्णिमा देवी को, अनुमा कुमार को और ए भारत बाबू को। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है और आप चाहें तो इसको कमेंट्स में दे सकते हैं। तो ये रहेगा आज के करंट अफेयर्स। प्लीज़ इसको लाइक कर दें, वीडियो को सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि आप टाइमली वीडियोस को प्राप्त कर सकें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आपका दिन अच्छा हो।